हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? मैं हूँ चिराग टेल्स और वेलकम बैक टू माय चिराग टेल्स फिक्शन। एक ऐसी अनोखी सीरीज जहाँ पे मैं आप सभी लोगों को अपनी फिक्शनल स्टोरीज सुनाता हूँ। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टोरी टाइम नहीं होने वाली है, काफ़ी अलग स्टोरी टाइम होने वाली है। एक ऐसी स्टोरी टाइम जो आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। यानी कि मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ थ्रू माई आर्ट्स। अपने किए गए आर्ट से, अपने किए गए कला ड्राइंग से मैं आपको जो है पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप लोगों को मेरे आर्ट स्टाइल भी पता चल जाएगा। तो चलिए अब सीधा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कहानी शुरू होती है लड़के से जिसका नाम है करण। करण पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टॉपर स्टूडेंट था। उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में, और जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसके माँ बाप उसको गिफ्ट भी ला के देते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ऑनेस्ट स्टूडेंट था और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। वहीं उसके अपोजिट एक लड़का था रोहन। रोहन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था, बिल्कुल मेरी तरह। उसके भी बहुत कम मार्क्स आते थे, कई बार तो वो फेल भी हुआ है अपने एग्ज़ाम में। रोहन को लिटरली में पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है और वो है म्यूज़िक। उसे म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक बनाना बहुत पसंद था। वो दिन रात बैठ के बस म्यूज़िक ही बनाता रहता था अपने कंप्यूटर पे। इवन म्यूज़िक उसका एक पैशन था जो वो उसे छोड़ नहीं सकता। और जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि करण एक टॉपर स्टूडेंट है और रोहन एक फेलियर स्टूडेंट है, तो दोनों के बीच में जो एक 36 का आंकड़ा है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। और कोइंसिडेंट की बात यह है कि दोनों सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं, इसलिए अक्सर उनके झगड़े बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं कभी कभार। एक दिन जब वो दोनों पढ़ रहे थे तब उनके जो ट्यूशन के सर हैं वो आते हैं और वो सबको बोलते हैं, देखो बच्चों, इंग्लिश में हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं, तो कल उन्हीं 2 चैप्टर की टेस्ट है। ग्रामर में कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाओ। इस बात को सुनकर जो करण है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रोहन वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे टेस्ट नहीं पसंद है। उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले ही बोला मैंने। उसे खाली म्यूज़िक बनाने में इंटरेस्ट है और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। सो एक दिन रोहन ट्यूशन के बाद करण के पास जाता है उससे बातें करने के लिए। वो उससे पूछता है कि भाई तू इतना टॉप कैसे कर लेता है, तेरे इतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ जाते हैं? भाई मेरे तो आते ही नहीं। फिर करण बोलता है, अरे वाह क्या बात है, आज पहली बार तू मेरे साथ पढ़ाई के बारे में बातें कर रहा है। रोज़ तो कभी मेरे सामने आंख उठा के नहीं देखता, आज क्या बात है भाई? आज कौन सा स्पेशल दिन है जो मेरे सामने तू इतना पढ़ाई की बातें कर रहे हैं? फिर रोहन बोलता है, ओ भाई तुझे पता है ना कल टेस्ट है, और तुझे शायद पता नहीं है कि मेरी मम्मी ने ना इस बार बोल दिया है कि इस बार कम मार्क्स आए तो भाई वो मेरा फ़ोन कंप्यूटर सब छीन लेंगे, ना मुझे म्यूज़िक बनाने देंगे ना कुछ और। इसलिए मैं तेरे से पूछने आया हूँ कि टॉप कैसे करता है, कुछ सीधा बता रहा है कि नहीं? तो उसके बाद करण बोलता है कि भाई इतना आसान नहीं है टॉप मारना, बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है, पूरा दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके इतने मार्क्स आते हैं। और तेरे से तो भाई इतने सारे ढकोसले होंगे ही नहीं। तू ना खाली एक ही चीज़ में बेटर है और वो है म्यूज़िक बनाना, तो तू वही कर, ठीक है? तेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मुझे मालूम है। फिर रोहन बोलता है कि काम कर, तू ना अपना ये दिमाग ना मुझे दे दे, सही बता रहा हूँ, मेरे बड़े काम आएगा। तेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ तो भरा है नहीं, है ना? तो कल टेस्ट है ना, तो कल टेस्ट के टाइम पर मैं अपना ये दिमाग अपने सर पर लगा लूँगा, और एक बार मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए उसके बाद मैं तुझे दिमाग रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। उसके बाद करण बोलता है, अरे हाँ भाई हाँ, अगर रियल में ऐसा अक्ल बांटने का ऑप्शन होता ना तो सबसे पहले मैं तुझे ही देता, समझा? भगवान जब शायद अक्ल बांट रहे थे ना तो तू शायद उस टाइम भी म्यूज़िक बनाने में लगा हुआ था, इसलिए तेरी खाली खोपड़ी खाली ही रह गई, इसलिए तेरे इतने कम मार्क्स आते हैं। ऐसे करके करण उसका मजाक बनाता है जिससे रोहन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसके पीछे खड़ा एक आदमी काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से उसे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये एक साइंटिस्ट था जो एक ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो ये उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम अभी अभी दिमाग एक्सचेंज करने के बारे में बात कर रहे थे? फिर रोहन बोलता है, हाँ मैं इसके साथ ऐसे ही मस्ती कर रहा था, लेकिन बाय द वे आपको हमसे क्या काम? फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं एक्चुअली एक साइंटिस्ट हूँ, मैं पिछले 2 साल से इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर, जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहे थे। इवन मैंने एक मशीन भी बनाई है जिससे हम आसानी से एक दूसरे का दिमाग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो तुम उस मशीन को टेस्ट करने के लिए क्या तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे प्लीज़? फिर वो रोहन और करण बोलते हैं कि नहीं नहीं साइंटिस्ट अंकल, हमें अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, हम तो खाली मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, कल हमारा टेस्ट है और हमें पढ़ने जाना है, तो चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके बाय। फिर वो साइंटिस्ट कहता है, प्लीज़ मेरे मशीन के टेस्ट सब्जेक्ट बन जाओ, मैं पिछले 2 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ।
फाइनली जाके उसकी मशीन भी रेडी हो गई है। अब उस मशीन को मैं टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि वो मशीन काम भी करती है कि नहीं। एक बार वो मशीन सक्सेसफुल हो गई तो मैं उसका पेटेंट करा लूँगा, जिससे फिर मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। और मैं वादा करता हूँ कि इस टेस्ट में तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचेगी, और जितना मैं पैसा कमाऊँगा उसमें से कुछ पोर्शन मैं तुम्हें भी दूंगा। उस पैसों का तुम जो चाहे फिर वो करना। फिर रोहन हैरान होकर बोलता है, क्या आप अपने कमाए हुए पैसों से थोड़ा पोर्शन हमें भी दोगे? इसका मतलब उन पैसों से फिर मैं अपने म्यूज़िक सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन खरीद सकता हूँ, फिर उन प्रीमियम वर्जन से मैं और अच्छे म्यूज़िक बना सकता हूँ, फिर तो मज़ा आ जाएगा। यस साइंटिस्ट अंकल, मैं आने के लिए तैयार हूँ। फिर वो साइंटिस्ट बोलता है, हाँ तुम तो आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारी ये दोस्त का क्या? फिर करण बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे नहीं कराना अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट एक्सचेंज जो भी है। और बात रही अगर पैसों की, तो पैसे तो मैं अपने खुद की मेहनत से कमाऊंगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। फिर रोहन बोलता है, ओहो पढ़ने चला घर पे हैं, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तो कहाँ तक जाता है। तू इन साइंटिस्ट की लैब चलेगा, मतलब चलेगा, अब तेरी नहीं सुन चलने वाली, ठीक है। ऐसा बोल के फिर रोहन करण को ज़बरदस्ती गोदी में उठा के उस साइंटिस्ट की लैब में लेके जाता है। फिर वहाँ पे साइंटिस्ट उसे बोलता है, इससे पहले कि मैं तुम दोनों का दिमाग ट्रांसप्लांट कर दूँ, सबसे पहले मेरे पास जो एक मशीन है उससे मैं तुम दोनों का दिमाग जो है स्कैन कर लेता हूँ, ताकि ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत ना आए, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि तुम दोनों का दिमाग कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ठीक है। ये बोलकर फिर साइंटिस्ट उन दोनों के सर पे एक अजीब सा हेलमेट टाइप का कुछ पहनाता है, फिर उन दोनों का दिमाग स्कैन करने लगता है। थोड़ी देर की स्कैनिंग के बाद हमें पता चलता है कि जो रोहन का दिमाग है वो करण के दिमाग से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा है, और करण का दिमाग रोहन के दिमाग से थोड़ा देखकर करण बोलता है, तो रोहन तेरा दिमाग मेरे दिमाग से ज़्यादा बड़ा क्यों है? हाँ, फिर रोहन बोलता है, मैं मुझे क्या पता भाई दिमाग बड़ा। फिर वापस से करण बोलता है, भाई जब तेरा दिमाग इतना बड़ा है तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आते बे तेरे हैं, पढ़ाई होती क्यों नहीं है तेरे से? ऐसे करके वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी साइंटिस्ट बोलता है, रोहन और करण, मैंने तुम लोगों का ब्रेन स्कैन कर लिया है, अभी तुम ये देखो, ये है मेरी ब्रेन ट्रांसप्लांट मशीन, इसमें तुम जाके बैठोगे तो तुम्हारा ब्रेन ट्रांसप्लांट कुछ ही घंटों में हो जाएगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये एकदम सेफ और सिक्योर है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी जाओ, जाके तुम इसके अंदर अभी बैठ जाओ। उसके बाद रोहन और करण वो दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। रोहन देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन करण जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको डर है कि उसकी जान ना चली जाए। कुछ घंटे बीत जाने के बाद साइंटिस्ट उन दोनों को मशीन में से बाहर निकालता है। वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी फिर साइंटिस्ट उन्हें जगा के बोलता है, रोहन करण उठो उठो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों का ब्रेन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। अब इससे पहले कि तुम लोग घर जाओ, मुझे सबसे पहले तुम दोनों का ब्रेन स्कैन करने दो दोबारा, ताकि मैं देख सकूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं। उसके बाद साइंटिस्ट उन दोनों का दिमाग फिर से एक बार स्कैन करता है और देखता है कि रोहन का दिमाग जहाँ पहले बड़ा हुआ करता था अब वो छोटा हो गया, और करण का दिमाग जो पहले छोटा हुआ करता था अब वो बड़ा हो गया। यानी कि जो रोहन का बड़ा वाला दिमाग है वो करण के सर में चला गया, और जो करण का छोटा वाला दिमाग है वो रोहन में चला गया। यानी कि दोनों का दिमाग पूरी तरीके से एक्सचेंज हो चुका है, कम्प्लीटली एक्सचेंज। ये देख के जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत खुश होता है। वो उन दोनों को कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, अब तुम जो है घर जा सकते हो, तुम घर जाओ, अपने ब्रेन को टेस्ट करो, देखो कि तुम दोनों का ब्रेन क्या क्या कर सकता है, और कल तुम्हारा टेस्ट है ना, तो देखते हैं कल किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं और किसके कम। वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी करण बोलता है कि यार रोहन, मुझे मेरा दिमाग ना काफ़ी ज़्यादा भारी भारी लग रहा है, एकदम जैसे एकदम से कोई बोझ आ गया हो सर पे। फिर रोहन बोलता है, हाँ मुझे भी अपना दिमाग भारी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बोझ उतर गया हो सारा सर से, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। फिर करण बोलता है, भाई मुझे तो लगता है कि इस साइंटिस्ट ने ना हमें पागल बनाया है, उसने कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं किया है, उसने हमारे शरीर में कुछ तो ऐसा इंजेक्ट किया है जिससे हमें हमारा दिमाग जो है भारी और हल्का लग रहा है, कुछ तो गलत किया है उसने हमारे साथ। कि तभी रोहन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है, जब भी तो हमें हमारा सर भारी और हल्का महसूस हो रहा है, वो तो अब अभी हम घर जाके पढ़ाई करेंगे तभी पता चल जाएगा कि भाई क्या माजरा है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जब रोहन अपने घर पे कंप्यूटर पे म्यूज़िक बनाने के लिए बैठता है तब वो देखता है कि वो एक भी म्यूज़िक नहीं बना पा रहा है, क्योंकि म्यूज़िक बनाने के लिए उसने जो कुछ भी सीखा था वो सब उसके दिमाग से निकल गया, कुछ भी उसे याद नहीं कि कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, जिससे फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर अपने कंप्यूटर से उठ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर रोहन पढ़ने बैठता है और पढ़ाई करते वक्त जब वो एक आंसर याद करने की कोशिश करता है तब उसे 1 मिनट में वो आंसर याद भी हो जाता है। ये देख के वो रोहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है।
यानी कि पहले जहाँ उसे एक आंसर समझ में भी नहीं आता था, वहीं उसने वो एक आंसर याद कर लिया, वो भी 1 मिनट में। ऐसे ही करते करते वो सारे आंसर याद कर लेता है और उसकी सारी प्रिपरेशन, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है। ये देख के रोहन बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक तरफ हमारा क्लास का टॉपर करण, वो पढ़ने बैठता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस गाने ही बचे जा रहे हैं जो उसे पढ़ने से रोक रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि करण के सर में रोहन का दिमाग है और रोहन म्यूज़िक के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसलिए उसके मन में बस गाने ही बजे जा रहे हैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। और यही वजह है कि वो कल के टेस्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि उसके मन में गाने बज रहे थे। और यही वजह है कि रोहन जो है क्लास का टॉपर बन गया करण की तरह, और करण जो है एक फेलियर बन गया रोहन की तरह। जिस चीज़ से रोहन तो काफ़ी ज़्यादा खुश था लेकिन एक तरह से दुखी भी था, क्योंकि अब म्यूज़िक जो उसका पैशन था वो अब उसका पैशन नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास करण का दिमाग है और करण का दिमाग का इस्तेमाल करके वो सिर्फ पढ़ाई ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। वहीं एक तरफ हमारा करण भी बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसके पास भी रोहन का दिमाग था और रोहन का दिमाग का इस्तेमाल करके वो सब कुछ कर सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं। और हाँ, करण का भी पैशन पढ़ाई ही है, स्टडी ही है, उसका अल्टीमेट पैशन है। उसके बाद वो दोनों मिलते हैं और फिर रोहन उसे बोलता है कि भाई करण, तेरे दिमाग है क्या है? हाँ, बस पढ़ाई ही भरी हुई है, दूसरा कुछ भरा हुआ नहीं तेरे दिमाग में। हाँ, फिर करण भी बोलता है कि भाई तेरा दिमाग कौन सा अलग है, तेरा दिमाग है क्या है भाई? हाँ भाई, तू साले कितना गाने सुनता है? हाँ, तेरे दिमाग में बस गाने ही बजते रहते हैं पूरा दिन, तेरे इस गानों की वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा अपने पढ़ाई पे। उसके बाद करण बोलता है, हाँ तो भाई मैं कौन सा म्यूज़िक बना पा रहा हूँ तेरे दिमाग की वजह से? हाँ, तेरे दिमाग में बस पढ़ाई ही भरी हुई है, जो कुछ भी सीखा था मैंने अपने म्यूज़िक के बारे में सब भूल गया तेरे दिमाग की वजह से। उसके बाद वो दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि वो वापस से साइंटिस्ट की लैब में जाएंगे और वापस अपना दिमाग जो है एक्सचेंज करा लेंगे। उसके बाद फिर वो साइंटिस्ट की लैब में जाता है और फिर साइंटिस्ट को बोलते हैं। उसके बाद रोहन उन साइंटिस्ट को बोलता है कि देखो साइंटिस्ट अंकल, हमें हमारा दिमाग वापस एक्सचेंज करा दो, हम सेटिस्फाइड नहीं है इस करण के दिमाग की वजह से। ना मैं अपना म्यूज़िक बना पा रहा हूँ, ये करण भी मेरे दिमाग की वजह से ना पढ़ाई कर पा रहा है, तो हमारा दिमाग वापस से एक्सचेंज कर दो प्लीज़। उसके बाद फिर ये साइंटिस्ट बोलता है कि देखो रोहन और करण, मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो मशीन है इसमें कुछ खराबी आ गई है, ये ढंग से काम नहीं कर रही है और इसमें क्या खराबी आई है ये मुझे नहीं पता, इसलिए इसे ठीक करने में एक महीने तक का समय लग जाएगा, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। साइंटिस्ट की ये बात सुन के रोहन और करण बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, 1 महीने तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम ऐसे एक दूसरे का दिमाग लेके घूमते रहेंगे। उसके बाद फिर वो दोनों उदास होकर चले जाते हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद रोहन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। सिर्फ रोहन के ही नहीं, करण के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद ये दर्द बढ़ता इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों स्कूल ही नहीं गए कुछ दिनों तक। तो उसके कुछ दिन के बाद जब सर दर्द ख़त्म होता है, जब रोहन दोबारा से कंप्यूटर पे अपना म्यूज़िक सॉफ्टवेयर खोलता है, तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसे म्यूज़िक बनाना आता है, यानी कि उसने जो कुछ भी सीखा था उसे वापस से सब याद आ जाता है, जिसे देख के रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और एक तरफ हमारा करण भी जब सर दर्द के बाद जब वापस पढ़ने बैठता है, तब वो देखता है कि वो वापस से फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पा रहा है और आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर पा रहा है। इसे देख के करण भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद पूरे 1 महीने बाद जब उस साइंटिस्ट की मशीन दोबारा ठीक हो जाती है, तब वो दोबारा से रोहन और करण को बुलाता है और उनसे कहता है, रोहन और करण, तुम दोनों को अपना दिमाग वापस से ट्रांसप्लांट कराना था ना, मेरी मशीन ठीक हो गई है, आज वो करा देता हूँ। फिर रोहन बोलता है, नहीं साइंटिस्ट अंकल, रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना दिमाग वापस मिल चुका है। फिर साइंटिस्ट बोलता है, हैं, वापस मिल चुका है बिना ट्रांसप्लांट कराए? कैसे? हमें भी नहीं पता, पहले जहाँ मुझे म्यूज़िक बनाना नहीं आता था अब दोबारा से आने लगा, और ये करण भी दोबारा से क्लास का टॉपर बन गया। हमें भी नहीं पता कैसे हुआ ये सब, पर बस हो गया। ओह अच्छा, ऐसा है, इसका मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक बात, तुम दोनों का दिमाग फिर से एक बार स्कैन करना पड़ेगा, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब दोबारा स्कैनिंग की जाती है तो पता चलता है कि रोहन के अंदर करण का जो छोटा वाला दिमाग था वो वापस से बड़ा हो गया, और करण के अंदर जो रोहन का बड़ा वाला दिमाग था वो वापस से छोटा हो गया है, और ये चीज़ बिना ट्रांसप्लांट के एकदम नेचुरली हुआ है। ये देख के वो साइंटिस्ट समझ जाता है कि क्या हुआ है, और वहीं खड़े खड़े मुस्कुराता है। जब रोहन और करण उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो फिर साइंटिस्ट उन्हें बोलता है कि तुम दोनों का दिमाग जो है बिना ट्रांसप्लांट के एक्सचेंज हो चुका है। वो तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में बोलूँ तो जब मैंने ट्रांसप्लांट करके तुम दोनों का दिमाग एक्सचेंज किया,
तब तुम्हारी बॉडी ने भले उस दिमाग को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन जो तुम्हारा हार्ट था, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, जहाँ पे तुम्हारी असली ओरिजिनलिटी बसी हुई थी, उसने इस दिमाग को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए जो तुम्हारे हार्ट ने, तुम्हारी ओरिजिनलिटी ने तुम्हारे उस दिमाग को वापस से पहले जैसा बना दिया जैसे वो पहले था। कुछ समझ आया इसका मतलब? फिर रोहन और करण बोलते हैं, हाँ थोड़ा बहुत समझ आया और थोड़ा नहीं समझ आया। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में तुम्हें समझाऊं तो जब मैंने तुम लोगों का दिमाग एक्सचेंज किया तब तुम्हारे बॉडी ने भले एक्सेप्ट कर लिया हो कि इस दिमाग से काम चल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे जेनेटिक्स थे उनमें बहुत पहले से ही ये साफ लिखा होता है कि कोई इंसान किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। रोहन, तुम म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं, ये चीज़ तुम्हारे जेनेटिक्स में पहले से ही लिखी हुई थी। और करण, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई तुम्हारा पैशन होगा और तुम क्लास के टॉपर होगे, ये चीज़ भी तुम्हारे जेनेटिक्स में बहुत पहले ही लिखी हुई थी, इसलिए आज तुम टॉपर हो। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, वो क्या कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर अपनी एक यूनिकनेस होती है, हर इंसान के अंदर अपना एक अलग टैलेंट होता है। इसलिए हमें कभी भी खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसका तो वैसा है, इसका तो ये है, इसका वो है। हर इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है, हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। और इसलिए तो मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बना, क्योंकि साइंस मुझे बहुत कुछ सिखाता है। ये चीज़ सुन के रोहन और करण बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि बाय द वे, 1 महीना हो गया मैंने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल, मैं इंडिया का 3rd जीनियर साइंटिस्ट हूँ। मैंने इस मशीन का पेटेंट भी कब का करवा लिया और मैंने अच्छे खासे पैसे जनरेट किए इस मशीन से। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़े बहुत अपना बैंक डिटेल वगैरह दे दो, ताकि क्या मैं अपने कमाए हुए पैसे से तुम्हें कुछ पोर्शन तुम्हें दे सकूँ, क्योंकि तुम मेरे पहले टेस्ट सब्जेक्ट हो मेरे मशीन को टेस्ट करने के लिए। ये सब देख के फिर करण बोलता है, अरे वाह मनीष अंकल, आप तो सही में बड़े गजब के इंसान हो, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह साइंटिस्ट ही बनूंगा। उसके बाद रोहन साइंटिस्ट मनीष के दिए गए पैसों से अपने म्यूज़िक सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन खरीद लेता है और फिर उससे और अच्छे म्यूज़िक बना के यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला बन जाता है और इंडिया का नंबर 1 म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन जाता है। और एक तरफ हमारा करण मनीष अग्रवाल की तरह साइंटिस्ट बन के ऐसे ऐसे खोजें करता है जिससे कि वो इंडिया का नंबर 1 साइंटिस्ट बन जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मेरी स्टोरी टाइम, चिराग टेल्स फिक्शन की दूसरी स्टोरी टाइम है ये। और सही बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, मैंने बनाई थी, तो तुम देख सकते हो मेरी क्रिएटिविटी कितनी हाई है। तो अब तुम भी किसी को भी किसी से कंपेयर मत कर लेना खुद को, ठीक है? हर किसी के अंदर यूनिक वैल्यू होती है, समझ जाओ इस बात को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।